ये हमारा पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला हो गया। दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब देखो इस पे प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जाएगी वो समझिए। जैसे a number is selected at random, a number is selected at random from first 1000 positive integers. First 1000 positive integers. What is the probability that number is divisible by 4 or 6? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर जो है तो या तो 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल है। सो नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 6, या तो नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 6, ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब देखो फर्स्ट 1000 में मैं, अब देखो इसको यदि सिस्टमेटिक करूं मैं, तो सिस्टमेटिक वैसे अपन को करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यदि सिस्टमेटिक करूं, ए इवेंट नंबर इज डिविजिबल बाय 4, बी इवेंट मान लिया नंबर इज डिविजिबल बाय 6, और का मतलब है यूनियन, पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ये हमारा एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी हो गया। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। तो पहला इवेंट हुआ कि नंबर डिविजिबल बाय 4। बेटा 1000 तक नंबर डिविजिबल बाय 4 कितने होंगे? 1000 तक नंबर डिविजिबल बाय 4 कितने होंगे? काउंट करो भाई। बेटा फिर ये मैं एडमिट करूंगा ही नहीं इसको, ये फैजल को, फैजल है या ये कोई दूसरा है, ये मेरे है ना, मेरे नाम से है ना एंटर होता है। बेटा रहने दो, आईडी बना रखी है एस मेवाड़ा 456 ये। पिछली बार बोला सर आपने मुझे एंट्री नहीं दी, मैंने भी बोल दिया तो ना अपने नाम से एंटर हो जाए, मैं दे दूंगा। हाँ आज भी ऐसे ही बोलता रहेगा, मैं नहीं करूंगा एंट्री। मतलब स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हो कि मजाक करने आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। पढ़ाई के मतलब कोई भी वही नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है, चीजों को ना मजाक में ले रहे हैं हर चीज को यार। चलो आप तो भाई लो, आप छोड़ो औरों को। 1000 में से नंबर डिविजिबल बाय 4 250 बिल्कुल सही है। तो 250 बाय 1000 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 250 नंबर डिविजिबल है 1000 में से। 250 नंबर देखो अभी आया ना अपने नाम से, 250 डिवाइड बाय 1000। ना पीबी नंबर डिविजिबल बाय 6, तो 1000 को 6 से डिवाइड करना भाई कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1000 डिवाइड बाय 6 166 पॉइंट को गोली मारो 166 1000 166 बाय 1000 पॉइंट नहीं लेना जो पूरे नंबर डिविजिबल है। अब 4 और 6, अब देखो 4 के यदि मैं मल्टीपल लेता हूं तो 4 8 12 69 सो 6 के मल्टीपल लेता हूं तो 6 और 12, तो कॉमन कौन आ रहा है? तो 12 के मल्टीपल कॉमन आएंगे, 12 के मल्टीपल कॉमन आएंगे, तो 1000 डिवाइड बाय 12 मतलब 12 के मल्टीपल इसमें भी आएंगे इसमें भी आएंगे। 1000 डिवाइड बाय 12 83 पक्का। पॉइंट वन का तो लफड़ा नहीं है, पूरा 83 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, फिर 83 पॉइंट कुछ आ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो 83 डिवाइड बाय 1000 सोल्व करो। अब इसको कितना आंसर आ रहा है? हाँ तो पॉइंट वाला नहीं लेना, बस पूरा वैल्यू वाला लेना है बस।
अब ये इसको सोल्व करो, कितना आ रहा है 250 प्लस 166 माइनस 83, 333 अपॉन 1000. So these are the number divisible by 333 by 1000. ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.333. This is the probability that the number is divisible by 4 or 6. या तो नंबर 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई. ये समझ में आया? ये प्रॉब्लम समझ में आया? एको कर लेते, एको कर लो. A number is selected at random. At random from first 500 positive integers. Find the probability that number is divisible by 5 और 7. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर जो है या तो 5 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल. नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और 7. तो या तो 5 से डिविजिबल है या 7 से डिविजिबल. अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, कोई जरूरत नहीं. 5 और 7, 5 से डिविजिबल 500 डिवाइड बाय 500. 7 से डिविजिबल 500 डिवाइड बाय 7, 71. 5 और 7 का एलसीएम 5 और 7 35. 35 डिवाइड बाय 500 और 500 डिवाइड बाय 35 14. कितना आ गया ये 171 157 बाय 500. इसका आंसर आ गया 0.157. कोई दिक्कत बेटा? इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये क्लियर है? अब तो ये इस तरह से आपका एडिशन थ्योरम लग रहा है भाई. इसमें 0.314 आएगा. हाँ 0.314 आएगा, बिल्कुल सही है. 0.314 आएगा अपॉन 500 है ना बेटा. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. The probability of an accountant, the probability that an accountant job applicant, लिख रहा हूं मैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. The probability that an accountant job applicant, an accountant job applicant has BCom degree is 0.85 and he is CA is 0.30 and he is both BCom and CA. .25 out of 500 applicants. How many would be BCom or CA?
हाउ मेनी वुड बी बीकॉम और सी? अभी देखते हैं बेटा। देखो पी बीकॉम 0.85, PCA is equal to 0.30. Now BCom और CA, तो BCom plus CA plus both minus both 0.25 कितना आ रहा था ये 0.90। तो 0.90 तो नंबर ऑफ पर्सन्स कितना हो गया 500 का 0.90 नंबर ऑफ पर्सन्स 0.90 into 500। इसका मतलब 450 ऐसे लोग हैं जो कि या तो जिनके पास बीकॉम है या सीए। 450 ऐसे लोग हैं जो या तो बीकॉम है या जो सीए है और सीए बीकॉम और सीए। हाँ बेटा सर ये 0.25 है या फिर 0.025 है? क्योंकि सॉल्यूशन और आंसर दोनों में आपने अलग अलग लिख रखा है। नहीं वो 0.25 सॉल्यूशन 0.25 इसलिए 0.90 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक। तो इसलिए आंसर नंबर ऑफ पर्सन्स कितना हो गया 450 हो गया। ये है भाई इसका। अब तो आप कोई भी प्रॉब्लम इस तरह की आप इससे एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से कर सकते हैं। एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से इस तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम और बता रहा हूं मैं तुम्हें, तो प्रॉब्लम भी बहुत बार पूछी जाती है, वो देखो आप। If PA equal to small a, PB equal to small b, और PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू C, तो मुझे निकालना PA डेस इंटरसेक्शन B डेस, इसका वैल्यू निकालना है। PA डेस इंटरसेक्शन B डेस। अब देखो PA डेस इंटरसेक्शन B डेस कैसे निकालेंगे? डी मॉर्गन्स लॉ से हो गया A डेस का उल्टा A इंटरसेक्शन का U B डेस का B का होल डेस। ये समझ में आया? अरे बेटा ये समझ में आया? A डेस का उल्टा A इंटरसेक्शन का U B डेस का B का होल डेस। होल डेस का मतलब 1 माइनस PA यूनियन B, 1 माइनस PA यूनियन B, और PA यूनियन B का फॉर्मूला लगा दिया हमने, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये मैंने PA यूनियन B का फॉर्मूला लगा दिया। तो PA का वैल्यू है हमारा A, P माइनस C। ओपन कर लो उसको। ये प्रॉब्लम भी बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो इसका आंसर आ गया 1 माइनस A माइनस B प्लस C, 1 माइनस A माइनस B प्लस C। ये हमारा वैल्यू आ गया आपका PA यूनियन B का होल डेस। आया समझ में? ये आ गया 1 माइनस A माइनस B प्लस C। ये इसका वैल्यू आ गया भाई प्रोबेबिलिटी। तो ये था भाई हमारा, बस इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। अब जैसे यदि आपसे और वाली और भी प्रॉब्लम आती है तो उसको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला इफ ए कार्ड इज ड्रॉन, उसमें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग
what is the chance of getting an spade or an ace? An spade or an ace? भाई स्पेड और एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग स्पेड और एन एस? देखो और आ गया, समझना, स्पेड और एन एस मतलब ये तो एडिशन थ्योरम। सुन लो पहले। स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13/52, एस आने की प्रोबेबिलिटी 54/52। अब कितने ए स्पेड कितने एस होते हैं स्पेड में, जो दोनों में कॉमन है, स्पेड भी और एस भी है, एक तो -1/52। तो कितना आ गया बेटा 16/52। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। स्पेड और एन एस, टोटल स्पेड 13/52 या इस एस 4/52 और स्पेड एस एक है तो -1/52। आया समझ में? तो ये तो जनरल भी निकाल सकते हो, इसमें कोई जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये है तो इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है और वाली, इसमें और आना, तो ये और है भैया। चलिए ये तो था भाई हमारा एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है, पहले मैं उसमें कंपाउंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। कंपाउंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होता है इसको ध्यान से समझना होगा। कंपाउंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी या मल्टी मतलब एंड, जैसे मैं बोल रहा हूँ पी ए एंड बी, ए और बी होने की प्रोबेबिलिटी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, पी ए एंड बी मतलब ए एंड बी दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें पहले आप ये चूज करो कि कौन हो रहा है पहले। सब मैं मान लेता हूं कि ए इवेंट पहले हो रहा है, तो मैंने लिख दिया पी ए। अब ए इवेंट हो गया, अब नंबर आया बी का, तो हम बोलेंगे बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो चुका है। बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो चुका है, तो मैं उसको लिखूंगा पी बी बाई ए। भाई पहले इवेंट ए हो रहा है तो पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाई ए। बी बाई ए का मतलब है बी के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि ए कंप्लीट हो चुका है, पी बी बाई ए। तो पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाई ए, दिस इज कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। फिर सपोज किसी ने बोला कि नहीं पहले बी हो रहा है, सब पहले बी इवेंट हो रहा है, तो लिख लो पी बी। फिर हम क्या बोलेंगे, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी कंप्लीट हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि बी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं लिखूंगा पी ए बाई बी। तो ये कहलाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाई ए इक्वल टू या पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी ए बाई बी। दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ये डायरेक्ट पूछा जाएगा व्हाट इज द कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इनमें से दोनों में से जो भी आएगा वो कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में गिना जाएगा, वो आपका कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी में गिना जाएगा। चलिए भाई, तो पी ए एंड बी ये हो गया, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी बाई ए
इक्वल टू PB मल्टीप्लाइड बाय PA बाय B। दिस इज कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, डायरेक्ट पूछा जाएगा बेटा। अब ये होता क्या है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मैंने कल भी दिया था ऐसे प्रॉब्लम, आपको याद करो, मैंने बोला था कि जैसे अ बैग कंटेन्स, मैं उसको थोड़ा सा दूसरे टाइप से देता हूँ। अ बैग कंटेन्स 4 रेड and 5 black balls. 2 balls are drawn at random without replacement. Find the probability that first ball is black ball and second is red. हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पहली ब्लैक बॉल है और दूसरी रेड। तो देखो पहली बॉल ब्लैक बॉल है, देखो इसको ऐसे लिखेंगे पी ब्लैक, पहली बॉल ब्लैक बॉल, और दूसरी रेड है जबकि ब्लैक बॉल हो चुकी है। ये लिखने का तरीका है, वैसे हमें मतलब नहीं है, वहां तो हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन लिखेंगे इसे पहली बॉल ब्लैक बॉल है और दूसरी रेड जबकि ब्लैक बॉल निकाल चुके हो। तो बेटा ब्लैक बॉल है कितनी, ब्लैक बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है 9। तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो हो गई 5/9। भैया आपने पहली बॉल ब्लैक बॉल निकाली तो ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/9। अब एक बॉल निकल गई, अब टोटल बॉल कितनी बची बेटा, एक बॉल निकल गई, 8 बॉल बची, तो यहाँ 8 बॉल आएंगी। अब रेड बॉल निकालनी है मुझे, रेड कितनी है 4, बिल्कुल सही है। तो आंसर आ गया 5/18, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/18। नाउ दिस इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ये आपकी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक बॉल and then red ball when the black ball is already drawn। तो ये कहलाती है बेटा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन। याद करो कल हमने एक प्रॉब्लम की थी, मैंने बोला पहला ए से और दूसरा आपका कोई दूसरा कार्ड था, तो वो भी आपकी क्या थी, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर पहली बॉल ब्लैक बॉल है और दूसरी बॉल रेड बॉल है, ब्लैक बॉल आपने निकाल चुके हो तो रेड अपॉन ब्लैक। तो ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और कंपाउंड लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इससे जो बनता है हमारा थ्योरम, जो हमारा अगला टॉपिक है वो इसी से बना हुआ है बेटा, एंड दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सर आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्लास लीव कर दूंगा। कर दे बेटा, तेरा तो पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैथ्स वाले तो नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ चुके हो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है बेटा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है वो समझो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि लेट ए एंड बी, चलो मैं डेफिनेशन बताता हूँ, लेट ए एंड बी be two events, then the probability of event A, then the probability of event A under the condition event B has already occurred is called conditional probability and is denoted by PA by B, PA by B। ये बोल रहा है कि ए और बी दो इवेंट है
A and B are two event, then the probability of event A के होने की probability, जबकि event B already occur हो चुका है, event A के होने की probability जबकि B occur हो चुका है, तो हम उसको डिनोट करेंगे PA by B, then it is denoted by PA by B. Now what is PA by B? PA by B को यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा बेटा, PA by B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। बस जरूरी ये है कि PB का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा PA by B आ जाएगा। PA by B is equal to PA intersection B upon PB, and it is given that PB is not equal to 0। PB का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। This is given by PA by B, PA intersection B upon PB। A के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि B कंप्लीट हो चुका है, तो दोनों का कॉमन ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय PB। आया किससे आया? पिछले वाले फॉर्मूले से आया बेटा, कंडीशनल थ्योरम से, कंपाउंड थ्योरम से। कैसे? आपने ऐसा लिखा था कि नहीं लिखा था? PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू, सब वो पहले B हो रहा है, फिर A के होने की प्रोबेबिलिटी जबकि B कंप्लीट हो चुका है, ये इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो PA by B आ जाएगा। आया उसी से कंपाउंड थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटीज, PA इंटरसेक्शन B by PB। इसी तरह से यदि मुझे PB by A निकालना है, PB by A, तो ये भी कुछ ऐसे ही आएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन P। अपॉन में जो आएगा बस वो आएगा, बस कंडीशन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। A की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अभी प्रॉब्लम करके समझा रहे हैं, ठीक है? फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तक कोई फॉर्मूला वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गया। अब देखो, यदि प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे है तो बड़ा इजी है। आपसे बोल दिया, जैसे उसने ऐसे बोल दिया, आपसे ऐसे बोल दिया उसने, PA इक्वल टू 1/3, PB इक्वल टू 1/6, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/12, then find PA by B। PA by B, मुझे PA by B निकालना, तो देखो PA by B डायरेक्ट PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। A इंटरसेक्शन B है 1/12, PB है 1/6, तो हमारा आंसर आ गया 1/2 डायरेक्ट। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2 डायरेक्ट। ये डायरेक्ट इस तरह से आपका फॉर्मूला लग जाएगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन A इंटरसेक्शन B आपका 1/12 है, PB आपका 1/6 है। और किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है? जैसे ये आ गया नेक्स्ट, PA यूनियन B 3/4, PA 1/2, PB 1/3, फाइंड PB by A। मुझे PB by A निकालना है। अब देखो, P यदि B by A निकालना है तो पहले PB by A का फॉर्मूला देख लो आप।
भाई हमारा पी बी बाई ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो पी बी बाई ए का फॉर्मूला बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। तो मेरे पास पी ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं है, तो पहले मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इससे मुझे पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा? ये 3/4 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन। आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका 1/2 प्लस 1/3 माइनस 3/4। एलसीएम ले लो, कितना आ गया एलसीएम? 12, 6, 4, 9, 1/12। इसका वैल्यू आ गया 1/12। ये इंटरसेक्शन भी आ गया हमारा 1/2। ऐसे अब वैल्यू रख दो यहाँ पर। मैंने 1/12 डिवाइड बाय 1/2। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बी बाई ए? 1/6। इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपकी ये वैल्यू आएगी। आया समझ में? ये आया क्या? इस तरह की प्रॉब्लम बन सकती। पहले ए यूनियन बी से आपने पहले पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया और पी इंटरसेक्शन बी को सोल्व कर लिया। तो ये है बेटा हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी इस पे प्रॉब्लम आज और कल इस पे प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना? अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे प्रॉब्लम बहुत सारी बाकी है, डिफरेंट टाइप की। वो किस तरह से करेंगे ये समझो। पहले आप देखो, जैसे मैंने अब एक प्रॉब्लम बोला, ध्यान से समझना। बड़ा इजी प्रॉब्लम है और आ भी चुका है, वो देखना। 2 coins are tossed simultaneously. 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of second coin would tell given that first coin has a head? दो कॉइन को टॉस किया, दूसरे कॉइन पे टेल आना चाहिए, जबकि गिवन है आपको, जबकि आपको गिवन है कि पहले कॉइन पर टेल आ रहा है, सेकंड कॉइन पे टेल आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, जबकि गिवन है पहले कॉइन पर हेड आ रहा है। तो बेटा पहले कॉइन पे हेड कब कब आ सकता है? हेड हेड और हेड टेल। ये तो टोटल केस हो गए भाई आपके नीचे। और दूसरे कॉइन पे टेल आ रहा, पहले पे हेड आ रहा है, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, दोबारा समझा रहा हूं। गिवन क्या है? फर्स्ट कॉइन पे हेड है, तो या तो हेड हेड आएगा या हेड टेल आएगा। तो ये नीचे दो केस हो गए भैया, या तो हेड हेड आएगा, पहले कॉइन पे हेड आ रहा है तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा। अब दूसरे पहले कॉइन पे हेड आ रहा है, दूसरे कॉइन पे टेल आ रहा है, तो एक ही केस है, तो 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 1/2। क्या ये समझ में आया? क्या क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया? क्या उसने बोला पहले कॉइन पर हेड आ रहा है, तो दो केस बनेंगे, या तो हेड हेड बनेगा या हेड टेल बनेगा। और दूसरे कॉइन पे टेल आ रहा है, तो एक ही केस बचा हेड टेल, तो आंसर आ गया 1/2। दो में से एक केस, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। ऐसे एक और प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम देखो। It is given that a family of 2 children has a girl
what is the find the probability that other child is also a girl, is also a girl. अब उसने बोला कि एक गर्ल तो है, ये पता है, तो एक गर्ल के कितने केस हो सकते हैं? बड़ी गर्ल है, छोटा बॉय है, बड़ी बॉय है, बड़ा बॉय है, छोटी गर्ल है, या दोनों गर्ल है। ये 3 केस हो सकते हैं भाई एक गर्ल। गलत बोल रहा बेटा? यस और नहीं, इधर समझ ले बेटा। एक गर्ल होने के मतलब पहले एक गर्ल तो है, ये पता है मुझे, तो इसके 3 केस हो सकते हैं एक गर्ल होने के। या तो पहली गर्ल है, बड़ी गर्ल है, छोटा बॉय है, बड़ा बॉय है, छोटी गर्ल है, या दोनों गर्ल है। अब उसने बोला दूसरी भी गर्ल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 1/3। सो द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल इज इक्वल टू 1/3। ये इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई भाई। पहला चाइल्ड गर्ल है और दूसरा चाइल्ड भी गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक चाइल्ड गर्ल है तो दूसरा चाइल्ड भी गर्ल है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3। क्लियर? बीबी क्यों नहीं लिया सर? बेटा उसने गिवन है ना, मैं गिवन की बात कर रहा हूँ। उसने एक गिवन है कि एक तो गर्ल है ही है, तो बीबी कैसे आएगा? 2 चाइल्ड है एक फैमिली में, तो एक तो ये तो गिवन है, एक तो गर्ल है ये, तो फिर वो बीबी नहीं आएगा। बीबी तो तब आता है जब कुछ भी नहीं गिवन होता भाई, 2 चाइल्ड है तब बीबी भी आता है, 4 केस बनता है। ये आया समझ में? चलिए, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। अब कल का काम हमारा क्या रहेगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ही कुछ प्रॉब्लम और करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट केस इंडिपेंडेंट इवेंट्स बताएंगे आपको। ये अभी ये चलेगा, लंबा चलेगा बेटा प्रोबेबिलिटी, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 2 चैप्टर मिक्स है, इससे अगला वाला चैप्टर ये, तो ये लंबा चलेगा, अभी 10-12 दिन चलेगा अभी ये चैप्टर। ठीक है, तो बस जितना पढ़ाता जाऊं बस उसको रिवाइज करते रहो। ये